वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट। कंस्ट्रक्टर इन C++ में हमने व्हाट इज कंस्ट्रक्टर और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इसके प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है यह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कंस्ट्रक्टर का दूसरा टाइप होता है वह होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मीन्स दैट जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास पैरामीटर होते हैं उसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है सैंपल नाम की। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए और बी। इसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन में एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर है तो क्लास के नाम जैसा ही होगा और उसके पास रिटर्न टाइप भी नहीं होगा, लेकिन उसके पास दो पैरामीटर्स हैं एक्स और वाई जो कि इंटीजर टाइप के हैं। हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वह डेटा मेंबर की वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ पर एक्स जो है वह वैल्यू असाइन कर रहा है ए को और y जो है वह वैल्यू असाइन कर रहा है b को। तो कंस्ट्रक्टर का जो मेन वर्क होता है वह डेटा मेंबर को वैल्यू प्रोवाइड करना होता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को आप दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, कॉल द कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली एंड कॉल द कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। जब हम कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं तब उस कंडीशन में हम इस तरीके का स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हमको सबसे पहले क्लास का नेम देना होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके बाद हमने फिर से कंस्ट्रक्टर का नाम दे करके उसमें वैल्यू पास की है 0 और 1। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। और इम्प्लिसिटली कॉल के लिए आपको सिंपल क्लास का नेम देना होगा, देन ऑब्जेक्ट का नेम, उसके बाद फिर हम पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज पास कर देंगे पैरामीटर की। दोनों ही स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्लिसिटली हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं यह उतना ईजी नहीं है लिखने में। जो इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का स्टेटमेंट है हम इसे शॉर्ट हैंड मेथड भी कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि यह शॉर्टकट है। आप इस तरीके से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को हम इस प्रोग्राम के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल बनाई है। इसके बाद मैंने एक क्लास डिफाइन की है सैंपल नाम की, जिसके अंदर मैंने प्राइवेट वेरिएबल बनाए हैं ए और बी जो कि इंटीजर टाइप के हैं। फिर मैंने पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर बनाया है। आप कंस्ट्रक्टर को ईजिली पहचान सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वह क्लास के नेम जैसा ही होता है। क्लास का नेम हमारा सैंपल था तो हमारा कंस्ट्रक्टर भी सैंपल नाम से ही बनेगा। और यह पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के पास पैरामीटर्स हैं। हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर डेटा मेंबर्स की वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है, तो यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अपनी वैल्यू असाइन कर रहा है प्राइवेट वेरिएबल्स ए और बी को। इसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराई है। फिर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है, यह भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसके पास एक पैरामीटर है z नाम का। z भी वैल्यू असाइन कर रहा है a को। इसके बाद हमने फिर से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है सैंपल नाम का, लेकिन यह कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं है, यह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी पैरामीटर नहीं है। सिंपल हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर a और b की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसके बाद उसे प्रिंट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर का मेन वर्क यह है कि जब भी आपको कोई काम ऑब्जेक्ट के बनते साथ ही करा देना है, ऐसे काम को आप कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकते हैं, जैसा कि मेंबर वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करना। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते साथ ही कॉल हो जाता है, उसे अलग से कॉल नहीं करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डेटा मेंबर्स की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा वर्क जो कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट होते साथ ही करा देना है, आप उस काम को कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकते हैं। इसमें और एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हम कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे, इसके पहले हमने जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब भी क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, तब क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होता था? यह एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो हाँ फ्रेंड्स, जब आप सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब भी कंस्ट्रक्टर वहाँ पे वर्क करता है और क्रिएट होता है, लेकिन उस समय आप वह कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे थे। उस समय कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर बनाता है और वह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही साथ वह कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। सपोज यदि हमने इस प्रोग्राम से सभी कंस्ट्रक्टर को
कमेंट सेक्शन में कर दिया, मीन्स दैट आप ऐसा समझिए कि हमारे पास इस प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। उस कंडीशन में जब हम सैंपल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे O1 और उसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा कंपाइलर जो होगा वह एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट होते साथ ही वह कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तब आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। रूल यह है कि यदि आपने अपने प्रोग्राम में कोई भी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है तो उस कंडीशन में कंपाइलर आपके प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है। यदि आपने इस प्रोग्राम में सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है और यह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो उस कंडीशन में जो कंपाइलर होगा वह एरर जनरेट करने लगेगा जब O3 यहाँ पर बनेगा, क्योंकि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर अपने प्रोग्राम में नहीं बनाते हैं तो सिर्फ उसी कंडीशन में कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। यदि आपने एक भी कंस्ट्रक्टर बनाया है अपने प्रोग्राम में तो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और कंपाइलर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। एक और मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। जब भी आप किसी प्रोग्राम में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं या एक से अधिक आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। यह सिमिलर है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग की ही तरह, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन का नाम सेम था और पैरामीटर डिफरेंट थे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ही है और पैरामीटर उसके साथ डिफरेंट है। इस कॉन्सेप्ट को हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। यदि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि यह प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने मेन फंक्शन के अंदर सैंपल नाम की क्लास का O1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। हम पहले ही देख चुके हैं कि हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए दो तरीके का सिंटेक्स यूज करते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिट तरीके से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। O1 की मीनिंग भी सेम ही है O4 जैसी। आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में दोनों ही तरीके से वैल्यू पास कर सकते हैं। यह जो O4 है या इम्प्लिसिट वे है या शॉर्टहैंड वे है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का, और यह जो है यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लिखने में। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा मैंने O4 के थ्रू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा मैंने O1 के थ्रू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो वैल्यूज पास की हैं 1 और 2। आप सैंपल नाम के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास कर रहे हैं 1 और 2, तो यहाँ पर दो वैल्यूज पास हो रही हैं, तो आपका यह वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और x को वैल्यू मिल जाएगी 1 और y को वैल्यू मिल जाएगी 2। x अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा a को, तो a की वैल्यू अपडेट होकर के 1 हो जाएगी और b की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसके बाद हमने a और b की वैल्यू प्रिंट कराई है, तो सिंपल हमारे आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा वह a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 आएगा। इसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है O2 नाम का। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वह अपने साथ एक ही वैल्यू लिए हुए है, दैट इज 50। तो इट मीन्स दैट यह वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि इसके पास एक ही पैरामीटर है इंटीजर टाइप का। जो 50 वैल्यू होगी वह z में कॉपी हो जाएगी और z अपनी वैल्यू असाइन कर देगा a को। इसके बाद हमने a की वैल्यू प्रिंट कराई है, तो रिजल्ट में आपको a इज इक्वल टू 50 आउटपुट रिसीव होगा। इसके बाद हमने O3 ऑब्जेक्ट बनाया है। क्योंकि O3 ऑब्जेक्ट के पास कोई भी पैरामीटर नहीं है इसलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और a और b की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी। देन फिर से हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है O4 और इसमें दो वैल्यूज हैं 4 एंड 5। तो आपका अगेन फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, तो 4 एंड 5 कॉपी हो जाएगी आपकी x और y में और x और y अपनी वैल्यू असाइन कर देंगे a और b में। इसके बाद जो रिजल्ट रिसीव होगा वह a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 5 रिसीव होगा। इसके बाद हम प्रोग्राम को फिनिश कर रहे हैं get ch स्टेटमेंट देके। If you have any doubt, please leave a message in a comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept because it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.